नमस्कार, दिल है राजस्थानी टीवी राजस्थान के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत कमाल की बात कही है कि जो चीज़ आपको अपनी शिक्षा से नहीं मिलती है वो आपको आपके बुजुर्गों के साथ बैठने से मिल जाती है। जिस शिक्षा में उतना ज्ञान नहीं होता उतना आपको प्रैक्टिकल जब हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। आज हमारे पास एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने जो सूरत के शहर के अंदर जो अपना साम्राज्य बनाया है और साथ में जो उन्होंने अपनी शिक्षा का जो अर्जन किया है उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार शंकरलाल जी सोमानी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और सूरत कब आए थे। नमस्कार, मेरा नाम शंकरलाल सोमानी। 1955 का मेरा जन्म, 67 साल की मेरी उम्र। राजस्थान में सीख कर के रहने वाले हम लोग। और जब मैंने शिक्षा पूरी की 73 मार्च में बीकॉम किया, मैंने हिंदी मीडियम राजस्थान से बीकॉम किया। तो उस समय राजस्थान में हमारे पिताजी रहते थे और उनकी 7 बहनें थी, बड़ा परिवार था। और राजस्थान में इनकम के सोर्स उस टाइम बहुत लिमिटेड थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। मगर वो हमारे परिवार में 4 हम भाई, 3 बहनें, एक पिताजी के 7 बहनें, इतना सब बड़ा परिवार था। और पिताजी बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चला लेते थे। ठीक है, उन्होंने हमें पढ़ा दिया, बड़े कर दिया, सब भाइयों को पढ़ा दिया। अब सवाल ये आया कि हमें क्या करना है जीवन में। तो इसके लिए फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम सीकर में इतना काम कर पाएंगे। उस टाइम पर राजस्थान की बहुत सारी अपनी समस्याएं थी, बिजली भी उस टाइम पे इतनी नहीं थी और काम धंधा तो था, वो था, उसी से काम चलाना था। मगर हमें लगा कि कुछ ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं 1973 में ग्रेजुएशन करके बॉम्बे आया, कामकाज की तलाश में। बॉम्बे आया तो सबसे पहले हमारे रिलेटिव वहाँ थे जो बॉम्बे में कमीशन एजेंट का कपड़े का काम करते थे। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कपड़ा भेजते थे। तो उनके यहाँ मैं एज ए ट्रेनी की तरह 300 रुपये महीने की नौकरी में मैं लगा और 1.5 साल तक मैंने वहाँ काम किया। ठीक है, कोई नौकरी करने का इरादा नहीं था, पर कुछ काम सीखने का इरादा था। काम सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। एक तो होता है आदमी को नौकरी करना है, वो नौकरी करेगा तो उसी एंगल से काम करेगा। और हम बिजनेसमैन फैमिली के लोग हैं। हमारे पिताजी ने, हमारी पीढ़ियों ने हमेशा बिजनेस ही किया है, तो हमारे ब्लड में भी बिजनेस ही है। तो हमने बिजनेस करने के लिए वहाँ ट्रेनिंग ली तो 1.5 साल में वहाँ रहा। इसके बाद में 1974 में मेरी शादी हो गई, जब मैं 18 साल का था। और 17 साल की उम्र में बॉम्बे चला गया था। फिर बॉम्बे में मैंने एक दूसरे दोस्त के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस किया। 300 रुपये से 1200 रुपये महीने की नौकरी की, 1.5 साल वहाँ रहा। ये 3 साल तक मैंने 1973 से 1976 बॉम्बे में बिताए। और ये काम सीखने की उम्र थी। मैंने जो आज बिजनेस की जो एबिलिटी मेरे पास आई है, उसमें बॉम्बे के जो हमारे 2 जगह काम किया, उसका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे काम करना सिखाया, जो सीख करके फिर मैं 1976 में वापस सीख कर आ गया। क्योंकि मुझे लगा कि 1000-1200 रुपये महीना बॉम्बे में कमाना, इससे तो आगे ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो ज़िंदगी को दोबारा से विचार करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इस बीच में हमारे छोटे भाई भी सब पढ़ कर के तैयार होने लगे। मेरे दूसरे भाई हैं महेश कुमार सोमानी, वो भी तैयार हो गए, बीकॉम कर ली उन्होंने भी। हम सब भाइयों ने बीकॉम की सीकर से ही। तो ये एक दौर पूरा हो गया जब 1976 में हम लोग सीकर वापस चले गए कि बैठ कर के विचार किया कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो इस बीच में फिर हमारे कुछ रिश्तेदार जो कलकत्ता में शादियों में ड्रेस के लिए साड़ी के बेस वगैरह का काम करते थे, वो सूरत सीकर आए हुए थे। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप सूरत चले जाइए। अब मालूम नहीं क्या संयोग बना, उनका इशारा करना हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग करोड़ों रुपए का सामान सूरत से हर साल मंगाते हैं, बेस वगैरह बनाते हैं, तो आपसे के थ्रू हम वो बिज़नेस कर लेंगे, तो आपका रोज़गार भी चल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो ऐसा सोच के हम 1976 में सूरत आ गए।
वो दौर था जब इंदिरा गांधी का लगाया हुआ इमरजेंसी का दौर था। उस टाइम पे मुरारजी देसाई सूरत से खड़े हुए थे, चुनाव लड़ने के लिए आए थे। उसी दौर में हम यहाँ आए थे। उस दौर में सूरत में कोई नहीं आता था। उस दौर में ज़्यादा लोग कलकत्ता जाते थे या बॉम्बे जाते थे। सूरत का ट्रेंड नया नया शुरू हुआ था और सूरत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 4 या 5 लाख ही थी, जो आज बढ़ के 60 लाख हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 50 सालों में या 45 सालों में जनसंख्या बढ़ने में सूरत सबसे फास्ट सिटी है, क्योंकि सूरत में कुछ खास बातें हैं। हम लोग सूरत आए, हम किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ हम सेट होते हैं। सेट होने के लिए कुछ क्लाइमेट ऐसा मिलना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आदमी वहाँ सेट हो सकता है। सूरत एक ऐसी स्थान है, ऐसी भूमि है कि जहाँ आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। कुछ जगह कम रिजल्ट, कुछ गॉड गिफ्ट होगी या पुराने संत महात्माओं का कुछ ऐसा कर्म किया हुआ होगा कि इस भूमि पर आता है वो जल्दी फलता है। और दूसरी बात, पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहने से भी हर काम इजी पूरा होता है। तो हम लोग 76 में यहाँ आए और आज 45 साल से 45 ईयर से हम लोग यहाँ हैं। और इस काल में हमें कभी पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, थोड़े चले, रुके, पीछे देखा, फिर आगे चले, मगर ये जो जर्नी चालू हुई है, एकदम नया ट्रेनी बीकॉम पास करके निकला और आज 600 करोड़ की इंडस्ट्री लगा के बैठा है। समस्याएं तो आई है, मगर पॉजिटिव रह के उनका समाधान भी मिला है। आपने बताया आप गांव से पहले बॉम्बे गए, बॉम्बे से आपने सूरत का रुझान किया। तो जब नए शहरों में जब आना होता है व्यक्ति, तो कहते हैं संघर्ष उसके साथ जीवन में आगे आता है। पहले आते ही समस्याएं जो भी होती है वो पहले आती है और व्यक्ति बाद में आता है। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि भाई आप जब आए तो यहाँ पे आपको किन समस्याओं, किन दिक्कतों को, किस तरह से आपने संघर्ष शुरुआती जीवन में जिया था यहाँ पे? क्योंकि सीधे ही कोई के आदमी व्यक्ति 600 करोड़ रुपए में नहीं आता है। तो आज शुरुआत में कुछ न कुछ आपने बहुत कुछ संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे शंकरलाल सोमानी यहाँ तक कैसे पहुँचा। देखिए, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है कि संघर्ष से ही पाया हुआ खाना अच्छा लगता है। एक आदमी कमा के खाता है और एक आदमी मांग के खाता है। जो शेर अपना शिकार नहीं करते हैं, उनके शिकार कुत्ते करते हैं। आदमी को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के पाया हुआ कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। जब हम सूरत में आए, राजस्थान से आए थे, गुजरात का खाना एकदम अलग था। हमें खाना अच्छा भी नहीं लगता था। खाली एक फुल्का और प्याज लेके खाना खाया करते थे। होटलें वेज और नॉन वेज मिक्स हुआ करती थी। नॉन वेज देखते ही खड़े हो जाना पड़ता था। और घर से बाहर निकले तो ये समझ के नहीं निकले थे कि वहाँ सब कुछ जमा जमाया मिलेगा। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष जिन्होंने किए हैं वही आगे बढ़े हैं। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है, उनका जीवन ही नहीं है। तो संघर्ष तो करने की तैयारी थी। और सबसे पहले आए, यहाँ एक छोटा सा फ्लैट किराए पे लिया, वहीं पे रहते थे, वहीं पे खाते थे, होटल में खाना खाते थे। पुराने जो बॉम्बे के रिलेशन थे उन लोगों को पत्र लिखते थे, बुलाते थे कि आप लोग सूरत आइए, यहाँ से आप कपड़ा खरीदिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। हमारे पुराने एक्सपीरियंस थे, रिलेशन थे, तो लोग आने लगे तो कामकाज बढ़ता गया। खाने की दिक्कत होती थी तो खाने बाहर नहीं खा पाते थे, तो लड़का रखा यहाँ। वो लड़का महीने भर रहता, भाग जाता था। तो हम भाइयों ने यही सीखा कि भाई खाना खुद बनाओ। तो खुद खाना बनाने लगे, तो खाना बनाना सीख लिया। और आज तक खाना इतना अपना बनाया हुआ इतना अच्छा लगता है कि आज भी हफ्ते में एक दिन अपने हाथ से बना के खाना खाता हूँ। और इतनी अच्छी सब्जी बनाता हूँ कि सारे परिवार के लिए बनाता हूँ, वो अकेला ही खा लेता हूँ। तो संघर्ष ही आदमी को तपाता है और संघर्ष ही डेवलपमेंट है। आदमी कोई भी तरक्की की है तो संघर्ष से की है। तो यहाँ आकर के कमीशन एजेंट का काम किया। मार्केट से कपड़ा खरीद के लाते थे, घर पे लाके उसका पार्सल बनाते थे, साइकिल पे पीछे रख करके पोस्ट ऑफिस में पार्सल लगा के आते थे। पर कोई मन में हेजिटेशन नहीं थी।
वहाँ से चलते चलते जैसे जैसे आगे बढ़े, समय ने साथ दिया, हमारी ईमानदारी ने हमारा साथ दिया, हमारी मेहनत ने हमारा साथ दिया, और मेहनत इन सब ने हमें फल दिया। फल दिया तो सबसे पहले 1978 में सूरत में टेक्सटाइल मार्केट बना, उसमें दुकान की। उसके बाद में 1981 में हमारा पहले से इंटरेस्ट इंडस्ट्री में जाने का था, तो 1981 में पहली इंडस्ट्री लगाई। उसके बाद में तो हर साल 2 साल में एक इंडस्ट्री लगती रही। पहले 2 भाई यहाँ आए थे, फिर पीछे से 2 और आ गए, फिर पिताजी माताजी भी आ गए। पूरा परिवार, जितने रिश्तेदार थे, कोई भी बोलता कि भाई हमें सूरत में काम करना है, उसको हम सबको सपोर्ट करते। 2-2 4-4 महीने घर पे रखते, खाना खिलाते, उनका व्यापार सेट करवाते। आज इस तरह से करते करते सारे रिश्तेदार संबंधी सूरत में ही आ गए हैं। अभी कभी ऐसा ही नहीं लगता कि सीख कर जाएँ तो किसके पास बैठे, कोई रिश्तेदार वहाँ बचा ही नहीं है। मतलब सब लोगों को हमने यहाँ बुलाया, जो हमारे से हो सकती थी सबकी मदद की, सबके व्यापार यहाँ सेट किए। और धीरे धीरे सूरत का काम, पहले जो विस्कोस वगैरह का कपड़ा बनता था, जो धोने के बाद सिकुड़ता था, उसके बाद में इमरजेंसी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। इमरजेंसी से पहले सारा कपड़ा, अच्छा कपड़ा इंपोर्ट होता था। जापान की नायलॉन कपड़ा आता था, कोरिया से आता था, वो सब इमरजेंसी में बंद हो गया। इंदिरा गांधी ने सबको बंद कर दिया अंदर, और इमरजेंसी में सारा कपड़ा इंपोर्ट बंद हो गया। उस अपॉर्चुनिटी को सूरत वालों ने हाथ में लिया। सबसे पहले नायलॉन यान सूरत में बना, फिर पॉलिस्टर यान बना, फिर कपड़ा बना, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई। सारा काम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप सूरत में बढ़ता गया। यहाँ के लोगों ने भी ईमानदारी से मेहनत की। यहाँ का इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बहुत अच्छा है। आप राजस्थान की बात करेंगे, सूरत में आज हम 30 साल से 45 ईयर से 45 साल से फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है। कभी आज तक एक लेबर को बाहर निकालो, वो शाम पहले दूसरी नौकरी उसको मिल जाती है। मतलब इतना अच्छा माहौल है। व्यापार भी बहुत अच्छा चला, क्योंकि हमने हमेशा से हमारे काम में ईमानदारी समझी कि हमसे जो आदमी व्यापार करता है उसको लाभ होना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका माल तुरंत बिकना चाहिए, तो ही वो हमारे पास दोबारा आएगा। तो इन कंसेप्ट को रखा। तो 1981 में पहली फैक्ट्री लगाई, और 1990 तक आते आते 10-12 फैक्ट्रियाँ हो गई। आज सूरत में 400 प्रोसेस हाउस है जो साड़ी प्रिंटिंग करते हैं। उनमें से 16 प्रोसेस हाउस हमारे हैं। 4% सूरत का बिजनेस हम लोग करते हैं, और सबका सब जॉब वर्क करते हैं। हमारा खुद का कोई माल नहीं है, मगर हमारी मार्केट में रेपुटेशन हमने ऐसी बनाई है कि हमारे यहाँ जो आदमी माल देगा, उसका माल टाइम पे वापस आएगा, अच्छा बन के आएगा, और प्रॉफिट से बिकेगा। लेकिन जो आपने बताया अभी, एक इंडस्ट्री डाली, उसके बाद आज आपने इतनी इंडस्ट्रियाँ डाली, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री लाइन के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहता है बाहर निकले हैं तो कुछ कमीशन एजेंट से काम किया, फिर दुकानदारी का काम किया, तो फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती है व्यापार के लिए, उसको आपने कैसे पूरा किया, कैसे अपने आप को उस फाइनेंशियल दिक्कत से उबारा? नहीं, फाइनेंस तो हर जगह ज़रूरी है, मगर 1990 तक जितने भी हमने काम किए, वो ज़्यादातर फैक्ट्रियां हमने पहले से लगी हुई थी, उन फैक्ट्रियों को ख़रीदा। वो ख़रीदा तो उनमें बैंकों के लोन होते थे, हमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता था, मगर हमारी पॉलिसी और हमारी ईमानदारी के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ, आगे बढ़ता गया। तो जब तक हमने बड़ी 2 इंडस्ट्रियां नहीं लगाई, तब तक तो पैसे की कोई तकलीफ़ थी नहीं। सब कैश प्रॉफिट था हर जगह, कोई बैंकों के लोन नहीं थे, तो हमेशा पैसा सरप्लस ही रहता था। तो ये जो पैसा सरप्लस रहने लगा 15-15 फैक्ट्रियों से, तो हमने विचार किया कि इस पैसे को सही उपयोग में लेने के लिए हमें एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहिए, जो फिर 1990 में हमने फैक्ट्री लगाना शुरू किया। तो पहले 20 करोड़ रुपए की फैक्ट्री 1994 में चालू की, जिसमें हमने उस समय के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ जी को उद्घाटन के लिए बुलाया, और उसके बाद में कंटिन्यूअस उसमें एक्सपांसन चलता ही रहा, क्योंकि इस सब के पीछे मन में एक ईमानदारी है कि हम इंडस्ट्री से पैसे डाल करके कोई दूसरे काम में नहीं यूज़ करेंगे। लोगों के पास क्या होता है, थोड़ा सा पैसा आता है, वो अच्छा बड़ा बंगला बनाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ खरीदते हैं। उस पैसे को बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल में रखने की बजाय
वो शान शौकत से और दिखावे में जाने लगते हैं। उससे हम लोग हमेशा से दूर रहे। मुझे कोई कभी अखबार में फ़ोटो छपानी है या कोई मेरा अच्छा काम है, लोग उस पर तारीफ़ करें, ये इसकी कोई मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। तो हम लोग हमेशा से ईमानदारी से अपने काम में लगे रहते हैं और सफलता मिलती है। ठीक है, तकलीफ़ें तो आएगी जीवन में, तकलीफ़ें तो सभी के जीवन में आती है, मगर तकलीफ़ों से ही आदमी मजबूत बनता है। कोई एक आदमी 40 किलो वज़न उठाने में भी थक जाता है और एक आदमी 100 किलो भी उठा लेता है। जो 100 किलो उठाता है उसकी प्रैक्टिस है, उसने मेहनत की है, पहले 40 केजी उठाया है, फिर 50 उठाया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होता है। तो सफलता मिलती है और फाइनेंस की प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व होती है। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, हम काम करने निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। लेकिन हम उस दौर को अगर याद करें, जैसे कि आपने बताया हम पत्र लिखते थे और अपने क्लाइंटों को बुलाते थे, उनसे मैसेज करते थे, तो कहने का मतलब उस दौर में जो टेक्नोलॉजी नहीं का अभाव था और आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे आई है व्यापार के अंदर, तो कहीं आपको लगता है अगर उस समय उतनी टेक्नोलॉजी होती तो आज ये 600 करोड़ या 1200 से 1500 करोड़ तक पहुंच जाते थे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उस टाइम टेक्नोलॉजी होती कैसे, नहीं थी ना, ये सच्चाई है। उस टाइम पे टेलीफोन नहीं हुआ करता था, हमें कलकत्ता बात करनी होती थी, कलकत्ता माल भेजते थे, तो क्या करें, बात नहीं कर पाते थे, फ़ोन लगाते थे, लिखाते थे तो 6 घंटे में नंबर आता था। हम 6 घंटे घर पे थोड़ी बैठे रहते थे, तो हम उस टाइम पे लाइटनिंग कॉल लगाते थे, फिक्स टाइम कॉल लगाते थे। हम लोग बोल के रखते थे एक्सचेंज को कि 7 बजे हमें बात करना है, तो वो लोग 7 बजे बात, फिक्स टाइम कॉल सिस्टम चला करता था। जिस समय जो टेक्नोलॉजी है उसी से काम करना पड़ता है, तो शब्द लगाने से तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अगर आज की टेक्नोलॉजी पहले हुई होती, नहीं होती ना, होती कैसे, आज ही होती, तो आज फिर क्या होता। अगर आज की टेक्नोलॉजी 25 साल पहले हो गई होती तो आज क्या होता, फिर आज और कुछ होता। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जिस समय जो होती है उसी से रास्ते बनते हैं। आप किसी साधन की आवश्यकता नहीं है काम करने वाले को, मन के अंदर एक ताकत की आवश्यकता है कि अगर आदमी नक्की कर ले, इस दुनिया में इंसान ऐसा जीव है जो नक्की कर ले तो भगवान बन सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, पर उसके काम में ईमानदारी चाहिए। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है जीवन में, ऐसा कोई, किसी के जीवन में ऐसा कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है। हर आदमी नरेंद्र मोदी बन सकता है, पर उन्होंने जो तपस्या की है वो आपको भी करनी पड़ेगी। इसलिए जो कुछ किया है वो अपने आप हुआ है, किया कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने खाली ईमानदारी से काम किया है, बस। जैसे आपने बताया आपके 18 साल में शादी हो गई थी, तो वो तपस्या जो आप बता रहे हैं तपस्या की थी, उस तपस्या में कहाँ तक आप अपनी पत्नी का या बच्चों का रोल मानते हैं? क्योंकि जब शुरुआती दौर में कहते हैं व्यक्ति अकेला आता है, अकेला खाता है, अकेला पीता है, तो उस दौर को आप कैसे याद करते हैं कि उस समय आपका जो परिवार के साथ होता है वो कैसे मिला? नहीं, परिवार साथ में ही था। जैसे समझो 1974 में शादी हुई थी और 76 में यहाँ आ गए थे, तो 77 में वाइफ को यहाँ ले आया था शादी करने के तुरंत बाद में, 1 साल बाद, क्योंकि और कुछ नहीं तो हम लोग मार्केट में चले जाते थे तो पीछे एक आदमी रखना पड़ता, तो उसका खर्चा होता, उसकी जगह वाइफ को ले आए, खाना बनाने में दिक्कत होती थी और दूसरी दिक्कतें होती थी, तो हम लोग साथ में ही रहे। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो हो ही नहीं सकता। पर दूसरी बात, एक परिवारों में आपसी कलह ज़्यादा होती है, जिन परिवारों में कलह नहीं होती, आज तक मैंने किसी पे केस नहीं किया, कोर्ट में एक भी केस नहीं किया मेरे जीवन में किसी पे। किसी ने मेरा पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैंने हमेशा यही समझा कि भगवान को यही मंजूर है। कोई किसी से गुस्सा नहीं किया, कोई बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, मत दे। तो देने से पहले 7 बार सोचा देना है या नहीं देना है, मगर देने के बाद किसी पे पुलिस के, मैं देखता हूँ लोग भाई भाई आपस में लड़ते हैं, पुलिस केस करते हैं, कोर्टों में जाते हैं, मगर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम ये मानते हैं कि जो अच्छा होगा भगवान करेंगे, सारा निर्णय करने का हमारा ही जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तो अपन अपना शांति से अच्छे से जी सकते हैं। तो परिवार ने तो पूरा सपोर्ट किया ही किया। सारे हमारे यहाँ कल्चर ही यही है कि जिसकी शादी हुई वो अगले साल यहाँ सूरत आ गया, तो ऐसा अकेले रहने का तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट परिवार का तो साथ मिला ही है। और परिवार में आज भी 4 भाई, 7 उनके लड़के, 11 फैमिली हम लोग हैं, एकजुट है। भले ही ठीक है बिजनेस सब अपना अपना कर रहे हैं, एक एक आदमी 2-2 फैक्ट्री देख रहा है, मगर आज भी एक ही लाइन में है सब। ऐसा अलग अलग लाइन, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, ऐसा नहीं है।
सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और सब लोग सुनते हैं। ये जो आपकी बात की, तो आप ये एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, जो आपकी सादगी है, जो सरलता है, जो आपकी ये जो मुस्कुराहट है, उसके राज क्या है? कहते हैं आप काफ़ी तपस्याएं की, आपने काफ़ी प्रवचन वगैरह सुनते हैं, कहीं उसका ये रीज़न है? मालूम नहीं क्या है, कुछ ना कुछ अंदर भरा हुआ है। अब ये अंदर जो घट है, घड़ा है, उसमें भरा हुआ है और उसमें से ही कुछ आ रहा है बाहर। अब अंदर क्या भरा हुआ है वो तो मालूम नहीं, देख नहीं पाया मैं कभी, मगर इतना संतोष है मन में, अंदर संतोष भरा हुआ है। कुछ अपेक्षाएं बाकी नहीं है, जितना शाम तक मिला वो मिला, बाकी सो गए, काम कर लिया, कल दूसरे दिन फिर करेंगे। मैंने आज तक कभी मेरे जीवन में सोने के लिए कोई टेबलेट नहीं ली। आज भी मेरे को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई तरह की समस्या नहीं है। 67 मेरी एज है, क्योंकि मैं बिना मतलब का टेंशन लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो काम अपन नहीं कर सकते, मेरे ऑफिस में लिखा है, क्या लिखा हुआ है उधर देखिए ज़रा, डू एंड एक्ट एंड एक्सेप्ट। सो या तो आप काम करो और नहीं तो छोड़ दो उसको। नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो हंसने का राज यही है कि टेंशन नहीं है जीवन में, क्योंकि टेंशन लेने से आदमी की कैपेसिटी घटती है। जो आदमी टेंशन लेता है उसकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, मतलब वो आदमी कोई काम का नहीं रहता। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रिक का वायर होता है, उसकी 100 एम्पियर लेने की कैपेसिटी है। अगर आपने उस पर 10 मिनट 125 एम्पियर डाल दिया तो ज़िंदगी भर 40 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेगा। मतलब आप एक बात समझो कि वो अपने शरीर पे इतना वज़न मत डालो कि आगे आपका साथ देना छोड़ दे। तो हंसते रहो और करो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। सारा इस दुनिया की सारी समस्याएं सुलझाने का हमारा ठेका नहीं है। बाकी समस्याएं दूसरे लोग सुलझाएंगे, दूसरे नहीं सुलझाएंगे तो भगवान सुलझाएगा। अपने से हो सकता है उतना करो तो टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे आपके बारे में काफ़ी सुना है, लोग काफ़ी समाज सेवी व्यक्ति और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को बारे में, आपके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, बहुत चीज़ों में आप आगे रह के बढ़ के सेवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या संस्थाएं ऐसी है जहाँ पे आपकी सेवाएं चलती है? आप शिक्षा जगत से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे जीवन पे कथाकार मुरारी बापू का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जब मैं 35 साल का था तो उनकी कथाएं सुनने के लिए जगह जगह जाता था। फिर बाद में सूरत में मुरारी बापू की कथा हुई जिसका मैं मुख्य यजमान था। फिर आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की कथा हुई, उसका मुख्य यजमान था। ये मेरा कुछ पूर्व जन्म के संस्कार है जो मुझे उधर खींच के ले जाते हैं। इसके बाद में जब मैं 37-38 साल का था तो लोग व्यापार में व्यस्त रहते हैं, अपने व्यापार ही नहीं संभाल पाते। उस टाइम पे मैं सूरत का महेश्वरी भवन बनाने के लिए रोज़ सुबह 2 घंटे वहाँ जाके खड़ा होता था। पूरी जिम्मेदारी मैंने ली हुई थी। तो जब 35-37 साल का था तभी से मैंने सामाजिक कामों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। मगर मेरी एक समस्या क्या है कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सारे अधिकार मुझे अकेले को चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से काम करना है तो सारे पावर मेरे पास रखना पड़ता है। तो इसलिए पहले मैंने महेश्वरी भवन के निर्माण में काम किया काफ़ी सालों तक। उसी समय सोमुलाई हनुमान गौशाला है यहाँ पर जिसमें 800 गायें हैं, उसका काम हाथ पे लिया। राजस्थान परिषद का भवन लिया। दूसरा एक 61 जी की स्कूल है वो बनाने में काम किया। उसके बाद में लाडवी में हमारी स्कूल चल रही है। लाडवी गांव है सूरत से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ 1600 बच्चे पढ़ते हैं। और सारे आदिवासियों का जो काम मुझे मेरे मन को अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मैं कोई कौन साथ में आ रहा है उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो साथ में आ जाएंगे, जिनको पसंद नहीं है वो दूर चले जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। काम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ समाज के प्रति, देश के प्रति मेरी ऐसी इच्छा रहती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो हमें करना चाहिए। तो इस तरह से मैं कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहता हूँ। और अभी तो मैं 67 का हो गया हूँ तो मुझे ऐसा फील होने लगा है कि परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई है, बच्चे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा सोशल होना चाहिए, समाज के लोगों के लिए और किसी के लिए राहत पहुंचा सकें, किसी को कोई सुविधा दे सके तो देना चाहिए। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाकी की लाइफ का 50% हिस्सा मुझे लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के तरफ देना चाहिए। उसी कड़ी में हम बात करते हैं, आपने शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए आप गांव तक घूमे हो, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे बोलेंगे तो शिक्षा एक जीवन यापन का साधन बन गई है।
कोई भी आदमी शिक्षित हो जाएगा तो अपना पेट भर लेगा, ठीक है। तो आज देश में इतनी गरीबी है, 85 करोड़ लोगों को मोदी जी खाना गेहूं भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तव में सामान्य जनता में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास साधनों की कमी है, और ये साधनों की कमी शिक्षा के बगैर पूरी नहीं हो सकती। मैं मेडिकल में बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मेडिकल में किसी को एक इंजेक्शन लगाएं तो मेरी आंख में पानी आने लगता है, तो मैं देख नहीं सकता। तो इसीलिए मैं कभी भी मेडिकल में नहीं जाता, मैं सिर्फ एंड सिर्फ शिक्षा में काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होना चाहिए, और इतना शिक्षित होना चाहिए कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके। हिंदुस्तान के हर नागरिक को जो मिनिमम इनकम है वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपया मिनिमम तो हर आदमी को मिले, तो अपना सही जीवन यापन कर सके। और मैं मानता हूँ आज़ादी का यही उद्देश्य था कि हर आदमी को ज़रूरी साधन मिलने चाहिए, मगर मिले नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। आज भी जब 85 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात होती है, इसका मतलब 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये साधन नहीं है। तो ठीक है, हम कितना कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्यादा है, मगर मेरी यही इच्छा रहती है कि कम से कम बच्चे अच्छा पढ़ लिख लें, अच्छा काम करें, कम से कम 10-20-30 हज़ार की नौकरी भी करें, तो जो परिस्थिति आज है वो उसमें कुछ सुधार आवे। तो इसलिए मैं शिक्षा के लिए बहुत इच्छुक रहता हूँ। ऐसे कोई शिक्षा से मुझे बहुत प्रेम है ऐसा भी नहीं है, मगर मेरा मन का काम है। ये आदमी अपने मन का काम करता है तो बहुत मन लगा के करता है। इसके साथ एक और आवास योजना करके आप महसूस समाज की भी ला रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या योजना है, कैसे क्या काम करे उसके लिए। ऐसा है, शहरों में एक ऐसा वर्ग, जैसे अभी हमने बात की शिक्षा की, शिक्षा के साथ में एक अमीर, इंडिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, पर एक तबका ऐसा भी है कि जिसको सहयोग की और सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे हमारे मैसूरी समाज के भी सूरत में 8,000 परिवार हैं। 8,000 में 300 परिवार ऐसे हैं जो खूब समृद्ध हैं, जो दूसरों को मदद कर सकते हैं। 7,000-6,000 परिवार ऐसे हैं जो अपना काम खुद चला सकते हैं। मगर 1,500 परिवार ऐसे भी हैं कि जो ज़िंदगी में कभी अपने घर का मकान खरीदने की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी इनकम ही 15,000 से 40,000 रुपये महीने की है। शहरों में आज 30-30, 40-40 लाख के फ्लैट हो गए हैं। तो अभी आज 30 लाख का, 25 लाख का फ्लैट मिलता है, तो जो लोग खरीद सकते हैं उन्होंने खरीद लिए, कोई बात नहीं। सवाल ये आता है कि जो लोग नहीं खरीद पाए उनके लिए क्या करना है। तो एज ए समाज के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में हम शादी ब्याह करते हैं, बेटियां समाज के परिवार पढ़ेंगे नहीं, उनको अच्छे घर नहीं होंगे, तो जो बेटियां कैसे तैयार होगी, लड़कियां तैयार नहीं होगी, लड़कियां पढ़ेगी नहीं, उनके पास घर के मकान नहीं होंगे। तो ये इच्छा के साथ में कि ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम इतनी कम है कि वो शहर में मकान नहीं खरीद सकते। तो हमने विचार किया कि भाई ऐसे परिवारों को 1,000-1,500 परिवार है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। 25 लाख में जो फ्लैट मिलता है उसमें बिल्डर का प्रॉफिट होता है, वो कम करें, थोड़ा हम सपोर्ट करें। क्यों न हम वो 25 लाख वाला फ्लैट 18 लाख में बना के लोगों को दें, उसमें से भी उनका ईएमआई कैसे कम हो। फिर उसमें भी सोचना चाहिए कि अगर बाद में भी कोई नहीं चुका पाता है तो उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की एक हाउसिंग की योजना हाथ में ली हुई है, जो मैं मानता हूँ कि अभी अगले 1-2 महीने में धरातल पे आएगी। ज़मीन खरीदी हुई है और उसकी प्लानिंग चल रही है। तो 240 परिवारों को हम उनके खुद का घर का मकान देना चाहते हैं। जो नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, उन्होंने खरीद लिया, मगर उनके लिए एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जैसे हवाई जहाज़ में बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन की कमी होती है तो पहले अपना मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। तो ऐसा ही हमारे जीवन में है कि हमने हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी खुद की मदद के लिए लगाया, अब समाज की मदद के लिए भी थोड़ा हिस्सा लगाना चाहिए कि आदमी की ज़िंदगी में उसका खुद का घर होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिनके पास ये कमी है उनको मालूम है कि इसका दर्द कैसे होता है। तो उस दर्द को मैंने पहचाना है और महसूस किया है कि 240 लोगों के लिए एक बार घर बनाते हैं, बाद में सक्सेसफुल होगा तो और आगे करेंगे। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
भाई जो ये योजना आपने 240 घरों का बनाया है, इसके अंदर कहते हैं भाई आप कैसे चयन करोगे, इसको ज़रूरत है मकान की, और दूसरी बात है फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल हो गया है, एक तरह से बहुत पैसा लगेगा, तो उस पैसे को रिकवर कैसे करेंगे, कैसे आप बैंक लोन वगैरह कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको? योजना तो कोई भी बड़ी होती है, मगर काम करने के तरीके से वो आसान हो जाती है। जहाँ तक परिवारों के सिलेक्शन का सवाल है, प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जो लोगों के पास अपना घर का मकान नहीं है उनको ही मकान मिलेगा, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी समाज की टीमें बनी हुई है, वो टीम लोगों को बुलाती है, उनके इंटरव्यू लेते हैं, वो कौन से मकान में रहते हैं। समाज के हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो सब उनको आइडेंटिफाई करती है। तो हमारे समाज में क्या हो रहा है वो हमारे समाज के जो लीडर लोग हैं या जो कार्यकर्ता है उनको सब मालूम है। वो कार्यकर्ता भी साथ में बैठते हैं, हम लोग 3-3 लोग हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, फार्म भरवाते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, सब जांच करते हैं। जांच करने के बाद में उनको ओके करते हैं कि ये वास्तव में ज़रूरतमंद है। इसके बाद का काम हमारा है कि उसकी फंड व्यवस्था कैसे करनी है, बैंक से लोन कैसे करवाना है, सरकार का लाभ कैसे दिलाना है, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन डिपार्टमेंट में ही आते हैं। जो 50 मीटर से कम के फ्लैट बनते हैं, तो सरकार भी मदद करती है, बैंकें भी मदद करती है, समाज भी करता है, और थोड़ा वज़न वो खुद भी उठाता है। तो ऐसा सब करके एक माहौल बन जाता है। हम एक चीज़ और देखते हैं भाई, एक बड़ा इंडस्ट्रियल व्यक्ति, बिजनेसमैन, जो कहीं कथा होती है या कहीं कोई कवि सम्मेलन होता है, कहीं प्रोग्राम होता है, उसमें झूम उठता है, नाचने लग जाता है। तो ये जो एक साधारण, कहते हैं बड़ा बिजनेसमैन तो एक कुर्सी पे साइड में बैठ के अपने मान सम्मान के लिए तरसता रहता है, तो ये हॉबी आपको कैसे हुई, कैसे आप इसमें झूम जाते हैं, कैसे अपने आप को तालीन कर लेते हैं उस कथाओं में, उस कवि सम्मेलनों में या प्रोग्रामों में? नहीं, कुछ बहुत कुछ इसमें मिक्स है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं, इस जन्म के संस्कार भी हैं, कैसा पैसा घर में आता है उस पे भी है। मगर कई लोगों की आदत होती है कि बिना बात टेंशन लिए घूमते हैं। टेंशन लेना चाहिए, ठीक है, एक हद तक ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, मगर एक लिमिट से ज़्यादा टेंशन लेने से तो उल्टी एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। तो आप उतना ही टेंशन लो जितना आप इजीली सहन कर सकते हो। और मैं टेंशन नहीं लेता बिल्कुल भी। मैं जो कर सकता हूँ वो काम करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ तो छोड़ देता हूँ। ऑफिस में कोई बात हुई तो उसको घर पे नहीं लेके जाता हूँ, और मोबाइल पे ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। तो जो जो दुनिया भर के बिना बात के टेंशन लेना, आदमी दिन भर में 90% काम तो ऐसे करता है कि जो उसको करने ही नहीं चाहिए, फालतू के काम होते हैं। वो अगर आप उनमें ज़्यादा व्यस्त रहोगे तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे। किसी बात की टेंशन मत रखो, जो होना है वो होगा। आपके हाथ से होना है तो आपके हाथ से होगा। और अगर हम सच्चे मन से कोई काम करने की इच्छा रखेंगे तो भगवान मदद करते हैं, क्योंकि ये अच्छे काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये भगवान की जिम्मेदारी है। और हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम किसी के लिए मकान बना रहे हैं, कोई हमसे हमारा मकान नहीं बनता है। इस दुनिया में अपना मकान बनाना मुश्किल है, आप दूसरों के मकान की बात करते हो। तो ये भगवान ने मन में बात दी है तो कोई कारण होगा इसका। ये भगवान ने भी योग्य आदमी देख के ही ये बात मन में डाली है कि इस आदमी को बताओ तो ये आदमी कर सकेगा। लेकिन वो झूमने वाला शंकरलाल सोमानी कौन है? झूमने वाला तो मस्ती है, ये मन की मस्ती है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो मीरा क्यों नाची? बोले भगवान मिले इसलिए नाची, या घुंघरू बांध नाची इसलिए भगवान मिले? तो दोनों साथ में ही होता है, मन की मस्ती है। एक बात समझो, एक वो जैन संत कहते हैं कि काम कब तक आगे बढ़ाना चाहिए, जब तक मन की मस्ती खंडित नहीं हो। तो मैं उतना ही काम करता हूँ कि जो मेरे मन की मस्ती को कायम रखता है। मैं हंसता हूँ, मेरे साथ बैठता है वो हंसता है। अगर कोई आदमी मेरे साथ आधे घंटे बैठा और 10 मिनट नहीं हंसा तो मेरे को लगता है मेरी बात में दम नहीं था। हंसना मेरे जीवन का मुख्य अंग है। नाचने का मुझे बहुत, नाचना नहीं पड़ता है, जैसे ही ट्यून आती है अपने आप पैर उठते हैं किसी भी अच्छे कार्यक्रम के लिए। इसमें कोई मुझे हेजिटेशन नहीं होता है। अभी भी एक दोस्त के पोते की बर्थडे पार्टी थी, उसमें गया, भजन कीर्तन हो रहे तो मैं नाचने लगा वहाँ।
अरे सब लोगों को मालूम है कि ये आदमी नाचता है, तो लोग पकड़ के ले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सूरत में सारे ग्रुप को मालूम है कि इनको नाचने का शौक है, जो भजन उसी तरह से लगा देते हैं और हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो ये मेरे बस में भी नहीं है, लोग ही करते हैं, अपने आप होता है। मन की मस्ती है, क्योंकि टेंशन नहीं है, करता भाव नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे जो भगवान मेरे से जो काम करवाना है मुझे सौंपते हैं मेरी योग्यता देख के, तो इसलिए अपन अपनी योग्यता से काम करते हैं। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं किसी के लिए। होता है सब, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसके साथ एक और चीज़ आपके नाम के साथ जोड़ना चाहेंगे भी, आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में आप यहाँ पे अभी काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल बन गए हैं, तो राजस्थान के डेवलपमेंट के बारे में आपके क्या विचार है? कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, और आज किस नज़र से आप राजस्थान को देखते हैं कि डेवलपमेंट की दृष्टि से काफ़ी बदलाव हुए हैं? देखो, डेवलपमेंट तो हुआ है, सभी जगह हुआ है। राजस्थान में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, भीलवाड़ा में काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियाँ हैं। मगर राजस्थान गुजरात से 10-15 साल पीछे चल रहा है। जब हम लोगों को 1974 में या 73 में काम पे लगना था, उस टाइम पे राजस्थान से गुजरात और बॉम्बे आगे थे। राजस्थान डेवलप कर रहा है। आज भी मैं अभी राजस्थान गया तो मैंने देखा वहाँ इतना अच्छा डेवलपमेंट है, सूरत के जैसा डेवलपमेंट है। मगर मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान का डेवलपमेंट हमारे ट्रेन में बैठने के बाद में हुआ। शायद हो सकता है हमारे सूरत आने का संयोग होगा, नसीब, भगवान, भाग्य, जो कुछ लिखा होगा। मगर डेवलपमेंट तो राजस्थान में भी अच्छा हो रहा है, बिजली की भी सुविधाएं हुई है। मगर डेवलपमेंट वहाँ अच्छा होता है किसी भी इंडस्ट्री का जहाँ उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, पावर अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, क्लस्टर बने हो जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ एक साथ में हो तो हर तरह के वर्कर मिल जाते हैं। मार्केट होना चाहिए, रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, पावर, पानी, इनकी सुविधाएं जितनी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा डेवलप होगी। और पिछले काफ़ी सालों से मैंने देखा है राजस्थान में भी अच्छी तरक्की हुई है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मगर हम तो छोड़ चुके हैं, हमारे अब तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ट्रेन में बैठने के बाद ही होने का काम था ये। लेकिन जो हम एक चीज़ और जान लेते हैं आपसे, आपने जैसे कहा कि आप ट्रेन में बैठने के बाद ऐसा हुआ, लेकिन अभी जो लोग ट्रेन में बैठने की कोशिश करें उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो व्यापार करना चाहते हैं वो ट्रेन में बैठने की कोशिश करें राजस्थान से? ऐसा है कि ट्रेन में तो बैठते हैं, बैठने के बाद में ट्रेन चलती है। अब हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनमें धीरज कम होता है, जिनको राजस्थान से ट्रेन चलती है तो पहले 40 की स्पीड पे चलती है, फिर 60 की पे चलती है। हमें तो 80 की स्पीड से कम चलती नहीं है। तो आज भी हमें तो यहाँ स्पीड ज़्यादा मिल रही है, तो राजस्थान में चल रही है वो थोड़ी पीछे चल रही है। हम आपकी बात नहीं करें, जो नया बैठने वाले, नया बैठने वाले के लिए ही कह रहा हूँ ये मैं। जब जिस आदमी के मन में काम करने की जितनी ज़्यादा इच्छा है, वो जिसको फास्ट आगे बढ़ना होगा तो उसको ऐसी जगह जाना होगा कि जहाँ राजधानी ट्रेन खड़ी है। तो सीकर में भी आज भी राजस्थान में जो लोग हैं उनको अगर अपने काम से संतुष्टि है, कोई बात नहीं, करते हैं। आज भी सभी लोग राजस्थान के बाहर थोड़ी आ गए हैं। राजस्थान 80-90% तो राजस्थान में ही है, मगर 10% लोग ऐसे हैं कि जिनको और ज़्यादा स्पीड में चलने की इच्छा है, ज़्यादा फास्ट चलने की इच्छा है, तो वो अपना दूर का चश्मा लगाते हैं। दूर का चश्मा लगाते हैं तो उनको दूसरी जगह ज़्यादा स्पीड दिखती है तो वहाँ भागते हैं। तो ये तो प्रोसेस है, इसको आप राजस्थान में दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात से राजस्थान में आ रहे हैं। जिसको जहाँ अपने मन की स्पीड से उनकी ट्रेन की स्पीड मैच होती है वहाँ आदमी काम कर रहा है। तो राजस्थान के लोग राजस्थान में भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार अमेरिका चले गए हैं। एक बार हम अमेरिका गए थे तो वो हमें शिकायतें करने लगे, साहब यहाँ तो ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। तो हमने बोला चलो वापस इंडिया चलो। बोले नहीं, इंडिया जाने के लिए आपको बोलने हैं क्या, हमारी तकलीफ़ें बता रहे हैं, आप सुनो और उनका इलाज बताओ, हमें रहना तो यहीं है। तो ऐसा ही हाल है, जो जहाँ चला गया है वहाँ सेट हो गया है। मगर राजस्थान में भी अभी लोग अच्छे सेट हैं। कुछ लोगों को फिर भी राजस्थान से बाहर जा ही रहे, ये एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेस। आप एक और चीज़ आपसे जानने की कोशिश, भाई आप राजस्थान फाउंडेशन से भी उस समय जुड़े थे, जिसका मोटिव भी यही रहता है कि राजस्थान के जो बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन हैं उनको राजस्थान की तरफ आकर्षित करें।
तो उस मोटिव से भी आप जुड़े हुए थे, तो कहीं आपको लगता है वो मोटिव पूरा नहीं हो पाया? नहीं, राजस्थान फाउंडेशन से जुड़ने के लिए मेरे पास ऑफर आया था, फिर मैंने ना बोला। कारण क्या है कि हम राजस्थान से भावनात्मक जुड़े हुए हैं, व्यापार में जुड़े हुए नहीं हैं। देखो, हमारे जीवन का एक हिस्सा 60-70% व्यापार है और 30% हम खुद हैं, हमारा जन्म स्थान है, सीकर मेरा जन्म स्थान है। उससे जो अटैचमेंट है वो अपनी जगह है, वहाँ की संस्थाओं से अटैचमेंट हो सकता है, मगर बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस का जो क्लाइमेट, आज तो हम पूरा परिवार यहाँ सेट हो गए हैं, तो अभी वहाँ से हमारा वो एक दूसरा ही अटैचमेंट हो सकता है, पारिवारिक अटैचमेंट। उसका मोटिव तो राजस्थान का यही था ना भाई, आप लोगों को आकर्षित करके कैसे छूट दे के, रियायतें दे के। अभी भी राजस्थान का इन्वेस्टमेंट के ऑफर आई हुई है, शायद 8 तारीख को, आज ही होगा, वो पड़ा है मेरे पीछे ही, कार्ड पड़ा हुआ आया हुआ। मगर अभी हम राजस्थान से इंडस्ट्री और बिजनेस से अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि दो चीज़ एक साथ नहीं पकड़ी जा सकती। अब हमने गुजरात को पकड़ लिया है और अब हम राजस्थान में इंडस्ट्री डालने की नहीं सोच सकते। ठीक है, सेंटिमेंटल जुड़े हुए हैं, यही कह सकते हैं, राजस्थान का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं भी। नहीं, सेंटिमेंटल लोग बहुत ज़्यादा, जितने बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं हमारे, वो सारे के सारे आप कह सकते हैं प्रवासी तौर पे बाहर रहते हैं। तो राजस्थान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो सारे बाहर निकल गए, चाहे आपके बिरला ग्रुप हो या कोई भी सीकर शेखावटी के डोनिया ग्रुप हो, सराफ ग्रुप हो, सारे लोग बाहर हैं। तो डेवलपमेंट का जो एक्चुअली जो ये जो संस्थाएं बनी, राजस्थान फाउंडेशन बना है जो डेवलपमेंट के लिए क्लाइंटों को, तो इसमें ये सब खाली एक चर्चाएं हैं या इनको कुछ इफेक्टिव प्रभाव उसका आने वाले समय में पड़ेगा भी? शब्द मुंह से निकलता है तो दूर तक जाता है। बात जो भी कहीं होती है, हो सकता है कि एक लेवल पे बातें हुई हो, प्रभाव तो पड़ता है। शब्द मुंह से निकलता है तो वापस नहीं आता है, शब्द वातावरण में घूमता है। जो भी लोग राजस्थान फाउंडेशन के कार्यक्रम में आते हैं, राजस्थान की बात सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी यहाँ करना चाहिए, मगर उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। मगर हम ये सोचें कि राजस्थान के लोगों ने जाकर के दूसरी जगह डेवलपमेंट किया, ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। राजस्थान का डेवलपमेंट भी हो रहा है, मगर बाकी जगह का भी होना चाहिए। देखिए, इंडिया में कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो इंडस्ट्री लगाने में, बिजनेस में आगे है, और वो कम्युनिटियाँ, हमें तो गर्व लेना चाहिए कि हमारे लोग सारे इंडिया में फैल के पूरे इंडिया को डेवलप कर रहे हैं। राजस्थान का डेवलपमेंट कम नहीं है, ठीक है, जितना गुजरात का है उससे थोड़ा कम होगा, मगर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो राजस्थान का डेवलपमेंट करने के लिए तो उतने लोग हमने राजस्थान में छोड़े हैं, सारे यहाँ नहीं लाए हैं। बहुत खूब। लेकिन आपने जो एक बात कही अभी कि भाई राजस्थान के लोग जो हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम राजस्थानी हैं और पूरे राजस्थान में डेवलपमेंट करो, और हमारी वीरता हो, चाहे सूरवीरता हो या मीरा की गाथा हो, वो सारे राजस्थान की ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान को गौरवान्वित करती है। लेकिन एक गौरवान्वित करने वाला शब्द और हमने आपके मुँह से सुना था कि आप खाने पीने के शौकीन बहुत हैं, और उस शौकीन को आप कैसे पूरा करते हैं? क्या राजस्थान की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको आप यहाँ पे एंजॉय करते हैं या वहाँ जाके एंजॉय करना चाहेंगे? नहीं, राजस्थान की सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी भी हमारे सीकर से हर हफ्ते सब्जियां आती हैं, वहाँ से सेट किया हुआ वो भेजते हैं। राजस्थान का जो पानी है, और मैं देखता हूँ दिल्ली में भी, जैसे स्पेशली मटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनकी सब्जियों का टेस्ट जो राजस्थान की सब्जियों का टेस्ट है, खास करके सीकर का, मैं पूरे राजस्थान का तो नहीं बोल सकता, पर वो सब्जी दोनों हम खाते हैं तो बहुत टेस्ट में अंतर है। ऐसा लगता है कि एक बनी हुई है और एक बनाई हुई है, मतलब एक नेचुरल है, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा है। वो टेस्ट हमें ही मालूम है, आगे की जनरेशन को नहीं मालूम है। मगर खाने का तो ठीक है, नॉर्मल मुझे राजस्थानी चीज़ें पसंद है, क्योंकि राजस्थान में पैदा हुआ हूँ। मैं जिस 67 ईयर एज का हूँ, उस एज जनरेशन को अपनी राजस्थान की चीज़ें पसंद आएगी, ये बात सही है। बाकी नेक्स्ट जनरेशन तो पिज़्ज़ा खाएगी, बर्गर खाएगी, तो ऐसा पसंद है। राजस्थान से सब्जियाँ मंगाते हैं, हमारे सीकर के लड्डू आते हैं हर महीने में एक आध बार, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, बट लिमिटेड ही खाना होता है। अभी शरीर को उतना ज़्यादा खाना अलाउ भी नहीं है। एक तो अलाउ नहीं है, लेकिन मस्ती खूब अलाउ रहती है शरीर में, वो लेते रहना चाहिए। तो राजस्थान के कहते हैं शेखावटी आंचल के जितने भी लोग होते हैं वो मस्त होते हैं अपने आप में,
वो हर त्यौहार को, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो आपका कौन सा ऐसा त्यौहार है जो बचपन में आपके जो भी राजस्थान में खेला है, बिताया है, वो आप यहाँ पे मिस करते हैं अपने दोस्तों के साथ? नहीं, यहाँ मिस नहीं करते हैं। जो वहाँ खेला, जो मिस करने का तो सवाल तब आता है कि वो चीज़ें हमने यहाँ डेवलप नहीं की हो। जैसे धुलेटी है, तो धुलेटी पे चंग बजाना, तो यहाँ 10-15 पार्टियाँ होती है, यहाँ प्रोग्राम होते हैं, सब लोग हमें बुलाते हैं, हम नाचते गाते हैं। तो हमने कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखी है। हंसने का और खुश रहने का राज यही है कि जीवन में कुछ कमी नहीं रखी है। जो कुछ नहीं उपलब्ध हुआ उसको उपलब्ध करवा लिया। तो इसलिए कमी कुछ भी नहीं है। राजस्थान तो अपनी जगह है। देखो, जो चीज़ राजस्थान में है वो राजस्थान में है। ये मन में दर्द है कि हमने राजस्थान छोड़ा है, मगर इतना भी दर्द नहीं है कि ज़्यादा दर्द नहीं है, क्योंकि समानांतर आज पूरे देश में हर चीज़ उपलब्ध है। पहले एक ज़माना था कि काचरी लाने के लिए सालासर जाना पड़ता था, पर आज तो हर स्टोर में सब कुछ मिलता है। राजस्थानी चीज़ें, ये एक अच्छी चीज़ है कि राजस्थान की चीज़ें सारे इंडिया में जाने लगी है। राजस्थान को तो गर्व होना चाहिए कि हमारी चीज़ें सारे देश में जा रही है, हमारे लोग सारे देश को डेवलप कर रहे हैं। इसलिए ये सारे देश को डेवलप कर रहे हैं, तो ये नहीं मानना चाहिए कि राजस्थान का नहीं हो रहा है। राजस्थान का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना राजस्थान का भी हो रहा है, और राजस्थानी लोग सारे इंडिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये गर्व की बात है। लेकिन एक आपसे आखिरी सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे युवाओं के लिए, कि एक शंकरलाल सोमानी जो कभी साइकिल पर पोटली बांध के फिर माल सप्लाई करने वाला आज एक इंडस्ट्रियल बना, उसके साथ ही हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि ये जो सफ़र आपने तय किया है उसमें काफ़ी बाधाएं हुई, काफ़ी संकट है, लेकिन हमारे युवा आज जो जल्दी पाने की कोशिश करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज के देंगे? नहीं, पहली बात तो कि जीवन कोई लॉटरी की टिकट नहीं है कि 2 करोड़ शाम पहले मिल जाएगा। लॉटरी की टिकट भी 5 करोड़ लोग लेते हैं, तो उनमें से एक को मिलता है। खाली सपना होता है। तो सपने देखना चाहिए, पर उतने ही देखना चाहिए जितने पूरे हो सके। संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको कुछ भी पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और संघर्ष में हार मिलेगी ही। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो पहली दफ़ा में पास हुआ है। जिसको जितनी ज़्यादा हार मिली है वो उतना ज़्यादा मजबूत हुआ है। युवाओं को एक तो सबसे पहले ईमानदारी मन में रखना चाहिए। छल कपट से एक आदमी एक बार पैसे कमा सकता है, मगर लंबा नहीं चल सकता। लंबा चलना है तो आपको ईमानदारी का रास्ता ही लेना पड़ेगा। युवाओं का काम यही है, मेहनत करो, ईमानदारी रखो, पैसा कमाओ। पैसा कमाने की ना नहीं है, मगर सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। आजकल क्या हो गया है, शोबाजी ज़्यादा हो गई है। थोड़ा सा कमाएंगे नहीं, उसके पहले मकान खरीद लेंगे। अमेरिकन संस्कृति आ जाएगी, हर चीज़ EMI पे खरीद लेंगे। कमाएंगे उससे ज़्यादा EMI में चला जाएगा। इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा बाद में खरीद लेंगे। मैं सूरत में आया तो मैंने खुद का मकान खरीदने में 15 साल लगाए। 15 साल तक किराए के मकान में रहा। तो सवाल पर आज क्या है, थोड़ी देखा देखी ज़्यादा है। आज का आदमी तो 3 साल में मकान खरीद ही लेता है, भले ही कर्जा लेके खरीदे। वो कर्जे का भी ब्याज चुकाता है, सब EMI भरता है, और फिर बाद में नौकरी छूट जाती है तो सुसाइड करता है। ये इंडिया का कल्चर नहीं है। हमें पहले अपने आप को समृद्ध बनाना है। ईमानदारी और मेहनत ये सफलता की कुंजी है। जो आदमी दूसरों के साथ धोखा नहीं करेगा। आप किसी से भी व्यवहार करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं उसको धोखा दे दूंगा, ये नहीं हो सकता। धोखा, आपके मन में जो चीज़ है वो सामने वाले को पढ़ना आता है। फेस रीडिंग जो है ना, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपके मन में कितनी ईमानदारी है आपको मालूम पड़ता है, मेरे मन में कितनी ईमानदारी वो आपको मालूम पड़ता है, और आपके मन में कितनी ईमानदारी मुझे मालूम पड़ता है। इनको कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं है। शब्द से घुमा फिरा के इधर उधर घुमाया जा सकता है, मगर चेहरा बोलता है। इसलिए आदमी हमेशा किसी को धोखा मत दो, ईमानदारी रखो, मेहनत करो। पैसा आएगा, पेट भरने जितना पैसा मेहनत से आएगा, बाकी नसीब से आएगा। जी हाँ, जीवन का जो अमूल्य समय है उसको आप EMI में न तब्दील करके उसको संघर्ष में तब्दील कीजिए, तभी आप सफल होंगे। यही शंकरलाल जी सोमानी जी का कहना है कि आप जीवन में उन अपने आप को सुख सुविधाओं से ओतप्रोत करके आगे बढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। जीवन में संघर्ष को लक्ष्य मान के आप आगे बढ़िए तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंकरलाल जी सोमानी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद। जिन लोगों को दूर तक जाना होता है वो भौंकते हुए कुत्तों पे पत्थर नहीं मारते हैं। पत्थर मारने में व्यस्त हो जाओगे तो दूर नहीं जाओगे।